नमस्कार दोस्तों। पहले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था आईपीसी। आईपीसी क्या होता है? आज मैं आपको बताऊंगा सीआरपीसी। फिर मैं बताऊंगा आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो पहले आईपीसी को हम आज फिर थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देश के नागरिक होने के नाते हमें कानून के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इससे अच्छी तरह से अवगत होना भी चाहिए। कौन सा अपराध करने पर क्या सज़ा होती है, इस तरह की सभी बातों के बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी। आपने कई बार फिल्मों में जज को सजा सुनाते हुए सुना होगा या देखा होगा। जज ये बोलते हुए आपने देखा होगा या सुना होगा, ताजे इरात हिंद 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ताजे इरात उर्दू भाषा है, इसे ही आईपीसी कहते हैं और यहाँ दफा का मतलब धारा या सेक्शन होता है। आईपीसी से बड़ा देश में कोई कानून नहीं है और यही कारण है कि इसे मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि इसका मकसद पूरे देश में एक ही तरह का कानून लागू करना था। आईपीसी में हर एक अपराध के लिए सजा कितनी होगी और उसके तहत जुर्माना कितना लगेगा, ये उल्लेख करती है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं सीआरपीसी क्या है, फिर हम जानेंगे कि सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर। तो सीआरपीसी क्या है, इसको हम पहले जानते हैं। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इन्हें आप हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कह सकते हैं। ये 1973 में कानून पारित किए गए थे, लेकिन 1974 में ये कानून लागू हुआ था। कोई भी अपराध होने के बाद पुलिस द्वारा दो तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जिसमें से एक आरोपी और दूसरा पीड़ित होता है। सीआरपीसी आईपीसी को एक तंत्र प्रदान करती है। इसके तहत इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं की अगर बात की जाए तो इसे अपराध की जांच, संदिग्धों के प्रति वर्ताव यानी यूं कहें तो एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, अपराधी दोषी है या नहीं है ये तय करता है। अब आपको बताते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। आईपीसी अपराध और उसकी सजा के बारे में बताती है और वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। यानी अगर आप ये कहें कि कौन सा अपराध में कौन सा सजा किसका होगा, कितने साल तक का होगा, ये आईपीसी तय करता है। और सीआरपीसी मामला का जो प्रक्रिया होता है, उसका प्रोसेस होता है, आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो सीआरपीसी करता है। सीआरपीसी सीआरपीसी कुल 37 चैप्टर है और सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। सीआरपीसी को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक एडवोकेट से बात किया है, आइए उसे भी सुनते हैं। जो गवाह लोग मान लीजिए एफआईआर में लिख दिया, हाँ तो उसका एक सरकमस्टांसेस आएगा पूरा गवाही में, हाँ है ना, कि भाई चोरा लिया तो उसका तो देना होगा, नहीं हम आए थे तब न चोराए, तो कौन देखा, तो फलना देखा, तो उसका पुलिस डायरी में लिख दिया कि हाँ फलना को हम देखे थे, वो आया था, तो ये सरकमस्टांशियल एविडेंस हो गया कि वहाँ आया था, इसलिए अनुमान लगाया जाएगा कुछ चोरी किया था। लेकिन जब वो गवाही देने के लिए कोर्ट में आया तो उससे जब पूछा गया तो बोला कि नहीं, हम उसको घड़ी चुराते नहीं देखे, है ना, घड़ी ना, वहाँ हम घड़ी नहीं देखे तो चुराने का बात है कहाँ। तो एविडेंस क्या आया, घड़ी चुराने का जो प्रमाणित होता है उसका कोई एविडेंस आया नहीं। हाँ। तो वो खत्म हो गया। उस पर जो धारा 379 लगा, उसका धारा 379 का जो भी इंग्रेडिएंट है वो एविडेंस एक्ट पे उसको क्लियर करेगा। उसका एविडेंस आया कि नहीं आया? नहीं आया। ठीक है, अगर वो होता तब, अगर उसको चोरी करते हुए देखता तब होता तो उसका पनिशमेंट हो जाता, दोष सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध होता तो वही फिर वही एक्ट काम करता ना। हाँ देखिए,
आईपीसी के धारा को कंफर्म करता है एविडेंस एक्ट। हाँ, ठीक है, एविडेंस एक्ट कंफर्म करता है। अच्छा, तो इस आईपीसी जैसे चोरी हुआ और ये सबूत भी मिला, तो इसमें बीच में सीआरपीसी जो उसको कोर्ट तक लेके गया, इस प्रक्रिया को सीआरपीसी बोलते हैं। हाँ, किया जैसे एफआईआर हुआ ना, तो 154 सीआरपीसी में एफआईआर हुआ। हाँ, तो स्टार्टिंग हो गया ना सीआरपीसी से, उसके बाद एफआईआर जब हो गया तो 41A सीआरपीसी में एक्यूज को नोटिस जाता है कि आप पर ये आरोप है, इसका आप जवाब दीजिए। अच्छा, तो सीआरपीसी ने करता है। उसके बाद उसी के तहत आप कोर्ट में बेल लेने जाते हैं, तो 438 सीआरपीसी में बेल लेने जाते हैं। अच्छा, वो भी सीआरपीसी में होता है। वही सीआरपीसी में होता है। अच्छा, बेल हो गया तो उसका बेल बॉन्ड भरे, सीआरपीसी के तहत भरे। ठीक है, उसके बाद आपको आपके ऊपर जो आरोप लगा वो आरोप गठन होता है, नहीं बोलता आरोप का गठन हुआ 379 में, 302 में, चाहे 420, 406। तो आरोप का गठन भी होगा तो सीआरपीसी के तहत होगा। तो जो प्रक्रिया केस को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोसीडिंग होता है वो सीआरपीसी के तहत चलता है। ओके। उसके बाद जैसे गवाही जब स्टार्ट होता है तो गवाही हो गया, बहस हो गया, सब कुछ हो गया, चार्ज हो गया, है ना। पहले तो चार्ज आप कोर्ट में आइएगा, अपीयर होइएगा, मतलब आपका अपीयरेंस जब कंप्लीट हो गया तो आपको चार्ज बनेगा या एक्विजिशन एक्सप्लेन होगा। ठीक है, चार्ज होगा या एक्विजिशन एक्सप्लेन होगा, वो धारा पे लगता है। ठीक है, वो वारंट ट्रायल है कि समन ट्रायल है कि समरी ट्रायल है, किस प्रकार का केस। अच्छा, तो जैसे ही आपका चार्ज हो गया, सपोज किया जाए 420 का 379 का केस है, चार्ज बन गया, तो अब गवाही लोग को नोटिस जाएगा, सीआरपीसी के तहत जाएगा नोटिस। वो आके यहाँ गवाही दे दिया, जो भी गवाही दिया, पक्ष में विपक्ष में किधरों दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं एविडेंस के तहत कि ये जो गवाही हुआ इसमें हमको सपोर्ट किया नहीं किया, तो एविडेंस एक्ट के अनुसार चलेगा कि आईपीसी का जो धारा लगा हुआ है उसका जो इंग्रेडिएंट है वो गवाही जो एविडेंस आया वो किधर गया। ठीक है, ये सारा चीज का जजमेंट भी होगा तो सीआरपीसी के तहत आएगा, जजमेंट भी सीआरपीसी से आएगा, नकल भी निकालेंगे सीआरपीसी में आएंगे। उसके अलावा हाईकोर्ट रूल्स वगैरह बहुत सारा बातें हैं, बहुत स्पष्ट है। सीआरपीसी सब इतना बढ़िया चीज बनाया हुआ है, जो भी बनाया है सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, आप उसके तुलना में अभी कोई दूसरा कानून बनाना संभव नहीं है। सही बात। कोई भी चीज जो आप सोचते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। वो तो है। जैसे आप कोई चीज में मिस्टेक किए प्रोसीड्योर में, कोई भी सीआरपीसी का या एविडेंस का प्रोसीड्यूरल में कोई चीज आप मिस्टेक कर दी, तो उसको कौन सुधारेगा? वो सुधारेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल में वहाँ व्यवस्था दिया हुआ। आप गलती कर दिए तो उसको सुधारने वाला कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है अंतिम। उस केस में कोई गलती किसी भी पक्ष से हुआ है, वो प्रोसिक्यूशन साइड से हुआ है या डिफेंस साइड से हुआ है, तो उसको आप प्रोटेस्ट अंतिम में कहाँ कीजिएगा? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका कि भाई ये गलत ढंग से चार्ज मेरे खिलाफ फ्रेम किया गया है, तो आप कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे उसको क्वाशिंग कराने के लिए, तो किस में जाएंगे? है ना, वहाँ आप आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल में भी जा सकते हैं और सीआरपीसी में भी 482 में वो दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ बोलिएगा कि मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, फलना हुआ है, ढकना हुआ है। आपको संविधान में भी बहुत सारा चीज दिया है, तो अंतिम हथियार है संविधान। तो इनका बात सुनकर हमें यही लगा कि हमें कुछ करें ना करें, हमें संविधान को ज़रूर जानना चाहिए। जैसे खाना खाने के लिए अन्न की ज़रूरत है, जीने के लिए सांस की ज़रूरत है, उसी तरह हमें अगर भारत में अगर जीना है तरीके से और सलीके से, तो संविधान को जानना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हमें सबसे पहले संविधान को जानना ज़रूरी है। मेरा आप सबों से निवेदन है, पंचायती
पाठशाला की ओर से भी कि आप सब दोस्त जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप संविधान को ज़रूर पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर जानें। यही हमारा मौलिक अधिकार है, हमें जीने का अधिकार देता है।